बात आज सिर्फ वक्फ की होगी, क्योंकि वक्फ पर आज फाइनल एग्जाम की बात करना जरूरी हो गया है। लोकसभा में 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद देर रात 2 बजे बिल पास हो गया। आज बारी उच्च सदन राज्यसभा की है। सियासत के लिए विपक्ष मुसलमानों को डरा रहा था, जमीन छीन ली जाएगी, मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन छीनने तक का डर दिखाया गया। जैसे सीएए एनआरसी पर विपक्ष ने झूठ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था, कहा था कि नागरिकता छीन जाएगी, वैसा ही इस्तेमाल इस बार भी देखने को मिला। हालांकि आज तक आप जानते हैं कि किसी भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं छीनी गई है। वैसा ही षड्यंत्र वक्फ बिल को लेकर रचा जा रहा था, लेकिन सरकार ने सड़क से लेकर संसद तक रणनीति बनाते हुए यह साफ कर दिया कि मुसलमानों को भ्रम जाल में फंसने नहीं देंगे। बीजेपी के सहयोगी दलों ने संसद में मोदी सरकार के साथ खड़े रहकर आसानी से लोकसभा में वक्फ बिल को पास करा दिया। प्री परीक्षा पास करने के बाद सरकार के सामने अब इस बिल को राज्यसभा में पास कराने की फाइनल चुनौती है। राज्यसभा में भी लंबी चर्चा चल रही है, किसने क्या कहा, कल देर रात बिल कैसे पास हुआ, बयानों की तीर आज कैसे बरस रहे हैं, सब कुछ डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। जो हमें मोदी जी ने सौगात दी है ये बहुत सराहनीय है। मोदी जी ने हमारे हक में बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। इस एक्ट का नाम हो जाएगा उम्मीद। ड्रैकोनियन लॉ है, ये गलतफहमी फैला रहे। उधर के लोगों को रोकना बंद करने के लिए कहो। तू इधर उधर की न बात कर, तू बता कि कारवा कहाँ लिखा। तो लोकसभा में 12 घंटे के लगभग चर्चा हुई और वक्फ संशोधन बिल को वहां से हरी झंडी मिल गई है। प्री परीक्षा पास हो चुकी है, अब फाइनल परीक्षा का मौका है। आज राज्यसभा में चर्चा चल रही है और चर्चा के दौरान अलग अलग तथ्य सामने रखे जा रहे हैं। विपक्ष अपनी बातें कह रहा है, सत्ता पक्ष बता रहा है कि यह बिल जरूरी क्यों है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल ना कहकर इसे आप अगर वक्फ सुधार बिल कहें तो ज्यादा ठीक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वक्फ बोर्ड में सुधारों का बिल है और यही समझाने की कोशिश सरकार यहां करती दिखाई दे रही है। आज भी किरण रिजिजू ने सदन के अंदर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे ये बिल सिर्फ पारदर्शिता लाने के लिए, क्या कुछ किरण रिजिजू ने कहा है, बड़ी बातें पहले उनकी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से आज और क्लियर करने की कोशिश की गई उन लोगों को जो यहां अलग अलग भ्रम फैलाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, लोकसभा में पास होने के बावजूद भी कर रहे हैं। समझिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमें 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले। कितने लोगों से उन्होंने इस पर राय मांगी थी, राय शुमारी की थी। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी को ध्यान में रखा, ये वो फैक्टर्स थे जिसको सोचते हुए बदलाव किया गया है। हमने वक्फ बिल से धारा 40 को हटा दिया है और अब वक्फ में मुस्लिमों की सभी जातियां होंगी। पहले जो कुछ फायदा ले पाते थे वो कुछ तक सीमित ना रहे, सब तक पहुंचे, इसके केंद्रित रखते हुए ये बनाया गया है। नए कानून में महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है, जिन्हें पहले साइडलाइन किया गया था। महिला का हिस्सा बिना सहमति के हो जाता था, हर कुछ वहां सब कुछ पास हो जाता था, कोई महिलाओं की प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन उसे अब ऐड किया गया। ऐतिहासिक इमारतों पर वक्फ अब दावा नहीं कर सकता। मनमाने तरीके से जो दावे किए जाते थे, पार्लियामेंट तक पर भी कहा गया कि दावा किया गया, तो वो अब दावे ऐसे मनमाने तरीके से नहीं हो पाएंगे। आदिवासियों की जमीन पर वक्फ दावा नहीं कर सकता, ये जमीनें उन्हीं की रहेंगी। वहीं वक्फ विवाद में कोर्ट का दरवाजा अब खोल दिया गया है, अब सुनवाई होगी। ये बड़ी बातें कही है किरण रिजिजू ने, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने। वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो देश बदल जाता, और अब सही इस्तेमाल के लिए इसको बदलने की तैयारी जो थी उस पर मोहर लगी और पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार करके इसे लोकसभा से पास कराया गया है। राज्यसभा में सुबह से चर्चा चल रही है, लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन किरण रिजिजू ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यह बिल वंचित मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए लाया गया है। सुनिए जरा। हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। ये आपका अंदर का बात है, आपका फेथ है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। अब महिलाओं का अधिकार को लेकर के, बच्चों का अधिकार को लेकर के सब कहते हैं। मैंने कहा कि वक्फ औलाद का इतिहास बहुत पुराना है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन भी करते आए हैं। तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो विडोज है, जो डिवोर्स वुमेन है, ऑर्फन है, जो यतीम बच्चे हैं, उनके लिए संरक्षण तो होना चाहिए।
महिला का अधिकार को सुरक्षित रख करके ही मैं अपना मर्जी से मेरा जो अधिकार है उसको हम वक्त क्रिएट कर सकता है, ताकि कोई महिला ऐसा ना हो कि परिवार में इतना प्रॉपर्टी है लेकिन उसको कोई उसका अधिकार ही ना हो। लोकसभा में कल रात 2 बजे ये बिल पास हो पाया, लेकिन कितने वोट पड़े समर्थन और विरोध में ये भी जान लीजिए। 288 वोट समर्थन में पड़े यहाँ पर और विरोध में 232 वोट पड़े। अंतर 56 वोटों का था। ये 56 वोट डिसाइडिंग वोट थे इस बिल के लिए और इन्हीं 56 वोटों की मदद से देखिए ये अंतर बना और ये बिल पास हो गया। जगदंबिका पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने हर जगह बैठक की, जिन्होंने देखा कि विपक्ष बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन जेपीसी की जब बैठक होती है तो उससे वॉकआउट कर लेता है, उन्होंने लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में भी पास होने की उम्मीद जाहिर की है। सुनिए उन्हें। हर दिन 38 बैठकें 12 घंटे 10 घंटे मैंने भी लगातार किया और उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चाहे प्रतिपक्ष के सांसद हों उनको सभी को पूरा बोलने का अवसर दिया। फिर भी कल आरोप लगा रहे थे कि जेपीसी के चेयरमैन हमको बोलने नहीं देते थे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कर दिया कि हम ये चाहते हैं कि जो वक्फ हो रहा है उस वक्फ का रखरखाव ठीक हो, उसकी आमदनी से गरीब पसमानदा ओबीसी खवातीन महिलाओं और बच्चों को आर्फन को उसका फ़ायदा मिले। हमें ना मुतवल्ली मुसलमान होगा, वाकिफ मुसलमान होगा, वक्फ आपका होगा, उसमें कोई दखल नहीं करना। जिस तरह से ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया है, मुझे लगता है कि कोई बिल सरकार की चुनी हुई जो जनता के जनादेश पे होती है उस बिल से असहमति हो सकती है, उस बिल के खिलाफ आप वोट कर सकते हैं, लेकिन बिल को फाड़ना तो आप एक तरह से लोकतंत्र पे कुठाराघात है। ये लोग पूरे देश को सपना दिखा रहे थे कि लोकसभा में नहीं पारित होगा, सरकार गिर जाएगी। कभी संजय सिंह का बयान, कभी इमरान मसूद का बयान, कभी वैसी का बयान, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। तो आज राज्यसभा में भी जैसे कल लोकसभा में 204 हुआ और 232 हुआ, तो उसी तरीके से भारी बहुमत से राज्यसभा में। देखिए इस बिल से कहें तो उम्मीद जुड़ी हुई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा समझिए। इस बिल का नाम क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। क्या यूनिफाइड हो जाएगा वक्फ इससे? ये उम्मीद जाहिर की जा रही है। मैनेजमेंट बेटर होगा क्योंकि पारदर्शिता आएगी, हर चीज़ का बही खाता आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। एम्पावरमेंट उन वंचित मुसलमानों का होगा जिन्हें अब तक इनसे फ़ायदा नहीं मिला था, जिसके लिए वक्फ बनाया गया था वही नहीं हो रहा था, अब वो यहाँ पर किया जाएगा। एफिशिएंसी आएगी और धीरे धीरे बेहतरी के रास्ते पर मुस्लिमों का वो समाज भी जाएगा जो उम्मीद कर रहा था कि उन्हें अपने तबके से सपोर्ट मिलने वाला है। डेवलपमेंट इस लिहाज से होगा कि पैसा सही जगह लगेगा, यहाँ विकास में ही पैसा लगेगा। स्कूल बनाए जाएंगे, जो विधवा हैं उनको यहाँ पर मदद पहुँचाई जाएगी, जो मुस्लिम पढ़ नहीं पाते हैं उन तक मदद पहुँचाई जाएगी, क्योंकि वक्फ का मेन एजेंडा ही यही था। पहले जब इसे बनाया गया था तो इसी सोच के साथ बनाया गया था कि ज़रूरतमंदों की मदद होगी और ये उम्मीद इस नए बिल से पूरी होती दिखाई दे रही है। और इसका उद्घोष सदन के अंदर भी हमने देखा, क्योंकि इसे उम्मीद से जोड़कर किरण रिजिजू ने भी देखा है और अनुराग ठाकुर ने भी देखा है। सुनिए। बिल का नाम को भी, नाम से तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, नाम को हमने अच्छा नाम लेकर के आया है। अब ये नया बिल का नाम होगा, इस एक्ट का नाम हो जाएगा उम्मीद। सर उम्मीद नाम। अब उम्मीद से तो आपका कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद रखने का पीछे कारण है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये विधेयक नहीं, एक उम्मीद है। इस उम्मीद में एम्पावरमेंट है, एफिशिएंसी है, डेवलपमेंट है। और कहीं ना कहीं इसी को देखकर आज जहां देश भर के लोग इसके समर्थन में है। भारत को वक्फ के खौफ से आज़ादी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो पहले कांग्रेस के ज़माने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। लोकसभा में भी जब बिल को पेश किया गया, टेबल किया गया, उसके बाद भी वो भ्रम फैलाने वाला, अफवाह फैलाने वाला नैरेटिव जारी रहा और यही हमने सड़कों पर भी देखा। और यही वजह है कि लोग, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो समझ ही नहीं पाए कि दरअसल ये बिल उनकी अच्छाई के लिए आ रहा है या उनसे कुछ छीनने वाला है। चलिए उन तमाम सवालों का जवाब यहाँ पर हम जरा आसानी से दे देते हैं, जानकारी अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। क्योंकि अफवाह ये फैलाई गई कि मस्जिदें छीनेंगी, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। मस्जिद नहीं छीनने वाली है। मजार छीनने की भी अफवाह फैलाई गई। नहीं छीनेंगे आपकी मजारें, वो आप ही की रहेंगी।
वक्फ में गैर मुस्लिमों को लाया जाएगा, उनका दबदबा हो जाएगा। इसमें भी, इस दावे में भी कोई सच्चाई नहीं है। दबदबा उन्हीं का रहेगा, मुसलमानों का ही रहेगा, उन्हीं का बोर्ड है। वहीं अफवाह यह भी फैलाई गई कि सरकार दखल देने के लिए ये सब कुछ कर रही है। वो चाह रही है कि सारा नियंत्रण उसके हाथ में आ जाए, पैसे उसके हाथ में आ जाए, लेकिन सच्चाई इससे इतर है, सरकार का कोई दखल नहीं होने वाला है। ये फैलाई गई अफवाह विपक्षियों की तरफ से कि मुस्लिमों के अधिकार छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, लेकिन ये सरासर झूठ है। तो ये सच्चाई आप समझिए, धार्मिक अधिकारों में कोई दखल नहीं होने वाली। मुस्लिम जैसे रहते थे, जैसे शरीयत के हिसाब से चलते थे, वैसे ही चलेंगे। बस वक्फ की जो मनमानी थी उसे रोका जा रहा है कि आपके धार्मिक अधिकारों में कोई दखल नहीं देने वाला। और उसको लेकर बीजेपी के जो मुस्लिम नेता हैं वो भी समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, अपने समुदाय से अपील कर रहे हैं। सुनिए जरा। मिस्टर हुसैन, कल हमने हिस्ट्री इन मेकिंग देखा। लोकसभा में मैराथन डिबेट के बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गई है और आज राज्यसभा में भी उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाली है 1 बजे। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, ये हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। जितनी भी कन्फ्यूज़न थी वो सब कन्फ्यूज़न अमित शाह जी के भाषण के बाद समाप्त हो गई है। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने मुसलमानों को गुमराह किया था कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, और शाहीन बाग और पता नहीं देश में कितने धरने करा दिए, उसी तरह इस बिल को लेकर भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे मुसलमानों से कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद, खानका, मज़ार सब छीन लिए जाएंगे, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। वक्फ बोर्ड जो बना हुआ था उसने आज तक वक्फ की जायदाद को खुर्द बुर्द किया है। 12,000 रुपये में 5 स्टार होटल को दे दिया, कई बड़ी बड़ी प्राइम लैंड लीज कर दी 99 साल के लिए। तो वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं जो लूट रहे थे वक्फ को, उनको लूट की छूट सरकार ने बंद की है। बस यही है। शहनवाज हुसैन को आपने सुन लिया, वो अपील कर रहे थे, लेकिन आप ये समझिए कि विपक्ष के चेहरों में जो बोल रहे थे लोकसभा के अंदर, उसमें वो मेन चेहरे कांग्रेस के नहीं थे। अपने और नेताओं को कांग्रेस ने आगे किया, लेकिन वो मेन फेसेस जो हर बात पर आगे आ जाते हैं, जो हर बात पर राजनीति करते हैं, वो इस बिल पर क्यों चुप्पी साधे रहे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस बहुत अग्रेसिव नहीं नजर आई है। उनका स्टैंड बहुत सॉफ्ट दिखाई दिया है। राहुल, प्रियंका और खड़गे शांत दिखाई दे रहे हैं और उसी तरह से चल रहे हैं। लोकसभा में प्रियंका ने वोट तक नहीं किया। सोचिए वोट कितना कीमती था, अगर उन्हें विरोध ही करना था या पक्ष में या विपक्ष में, जो भी स्थिति थी वोट बहुत कीमती था। कांग्रेस ने मुस्लिम नेताओं को आगे कर दिया, कोई भी मेन फेसेस खुलकर बोलते नहीं दिखाई दिए। कांग्रेस के बड़े नेता बिल्कुल शांत बैठे नजर आ रहे हैं। अब तक इसको लेकर उनका क्या वर्जन है, वो क्या सोचते हैं, वो अभी तक कह नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर ट्वीट जरूर इन नेताओं का सामने आ जाता है, लेकिन जब मंच है बोलने का तो वहां मौका क्यों नहीं उन्होंने लिया। वक्फ संशोधन बिल पर बिल्कुल भी आक्रामकता इन नेताओं में नजर नहीं आ रही है। तो क्या सिर्फ ये राजनीति अब हाथ से छूट रही है, उसका मलाल है जिसने इन्हें शांत कर दिया? क्योंकि ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जमकर करते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु भी कांग्रेस के इस रवैये से नाखुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उनको ऐसा लगता था कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि नजर आ रही है, लेकिन अब जब प्रियंका ने कुछ कहा ही नहीं, प्रियंका ने वोट ही नहीं किया, तो मुस्लिम धर्मगुरु भी नाराज हैं। क्या कह रहे हैं, उनकी राय भी सुनिए। कांग्रेस की जो भी सांसद हैं, जो पहली बार सांसद बनी हैं वायनाड से, प्रियंका गांधी, कहा जा रहा है कि उन्होंने वोट नहीं किया। क्या कारण हो सकता है, जबकि आज उनको नेतृत्व करना था आपके तरफ से? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, मैं भी रात को 2 बजे तक के टीवी से जुड़ा रहा और निगाहें जो थी वो प्रियंका गांधी जी को तलाश करती रही। और प्रियंका गांधी जी की तकरीर कि उनकी स्पीच क्या होगी, क्योंकि उनके अंदर इंदिरा जी की झलक आती है और जिन लोगों ने इंदिरा जी को देखा है वो प्रियंका जी को भी देखते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि कल ना हाउस के अंदर प्रियंका जी दिखाई दी, ना ही हाउस के अंदर उन्हीं ने आके वोटिंग की विपक्ष में। इसलिए कि जहाँ के ऊपर एक एक वोट गिना जा रहा है, जहाँ पर एक एक वोट की कीमत वाला, वो बात अलग है कि बिल गिर गया और विपक्ष ने जो था पूरी तरीके से जो था वो वोटिंग नहीं करा पाया। मगर एक एक वोट की जहाँ के ऊपर अहमियत होती है, वहाँ के ऊपर प्रियंका जी का ना दिखाई देना, ये बड़े अफसोस का विषय है।
तो सुना आपने, धर्मगुरु भी हैरान है कि आखिर जो कांग्रेस पार्टी इतना जमकर बोलती है वो कहाँ थी। लेकिन इस बीच एक और चेहरा एक्सपोज हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा एक्सपोज हो गया। असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के बहुत हिमायती बनते हैं, वो बातों बातों में क्या कह गए आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि कैसे वो एक्सपोज हो गए। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि लोकसभा में ओवैसी के विवादित बोल सामने आए। बातों बातों में वो अपनी बात रख रहे थे, अपने ही समाज के लोगों को उन्होंने बेकार बता दिया। बेकार शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया अपने ही समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए। मुस्लिमों पर अभद्र टिप्पणी उनकी तरफ से सामने आ गई। बिल का विरोध करते करते वो मुसलमानों का ही विरोध करने लगे, जिनके वो नेता बनते हैं, जिनका उनका कहना है कि वो आवाज उठाते हैं। मुस्लिमों में आखिर बेकार किस्म कौन है? असदुद्दीन ओवैसी इस बात का जवाब दें, क्योंकि ये शब्द उन्हीं का दिया हुआ है और किसी का नहीं, उन्होंने ही कहा है। क्या ये किस्म अब देश को ओवैसी बताएंगे? सेक्युलर चोला ओढ़े ओवैसी को किन मुस्लिमों से परेशानी है, जरा ओवैसी खुद ही बताएं, क्योंकि ये हैरान करेगा आपको, उन मुस्लिमों को भी हैरान करेगा जो असदुद्दीन ओवैसी को अपने नेता के तौर पर देखते हैं, समझते हैं। देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सुनवा रहे हैं आपको। अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोरा का नाम ही नहीं लिखा। आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? सर, आप क्लास 3-9 पर आ जाइए। 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको, प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि JSR का नारा लगाया, और वो JSR का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को नहीं दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को। ऐसे बहुत सारे विपक्ष के नेता कल जब बोल रहे थे तो किसी के पास कोई फैक्ट, कोई फिगर नहीं था। किसी को यह चिंता नहीं थी कि आखिर वक्फ बोर्ड में इतनी बदइंतजामी क्यों है, वक्फ बोर्ड में कुछ किया क्यों नहीं जा रहा बेहतरी के लिए, उन मुसलमानों की बेहतरी के लिए जिन तक इनका फायदा नहीं पहुंच रहा, जिनके लिए ये बोर्ड बनाया गया था। इन सब पॉइंटर्स पर किसी ने बात नहीं की। सबने बात की तो सिर्फ भ्रमजाल फैलाने पर, सिर्फ इस बात पर कि कहीं उनका वोट बैंक खिसक ना जाए। रिपोर्ट देखिए और खुद समझिए। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जमीन जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर हम दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। कि ये वक्फ बिल, ये सोची समझी, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, पक्ष में 288, विपक्ष में 232 और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में बहुमत के आधार पर पारित हो गया। विपक्ष को बिल पर चर्चा करने के लिए पूरा समय भी दिया गया। सत्ता पक्ष ने जहां बिल को मुस्लिम समाज के लिए नई उम्मीद करार दिया, वहीं इस बिल के संशोधन के बाद होने वाले फायदे भी गिनाए। लेकिन विपक्षी दल कुछ मुद्दों पर अटका रहा। कांग्रेस जहां इस बिल को संविधान के खिलाफ बताती रही, वहीं AIMIM इस संशोधन को मुसलमानों को परेशान करने का जरिया साबित करने में जुटी रही। हैरानी की बात यह रही कि किसी विपक्षी दल के पास फैक्ट नहीं थे। किसी ने ये नहीं पूछा कि वक्फ बोर्ड में फैली बदइंतजामी को कैसे दूर किया जाएगा। किसी ने ये नहीं पूछा कि वक्फ संपत्तियों का किराया कुछ हजार रुपए क्यों वसूला जा रहा था। किसी ने ये नहीं पूछा कि वक्फ संपत्तियों का फायदा गरीब मुस्लिमों को कैसे मिलेगा। सपा जिस MY फैक्टर के दम पर जीतती है, उसने भी मुस्लिमों की बात करने के बजाय कुंभ, बेरोजगारी और अध्यक्ष जैसे मुद्दों में ही फंसी नजर आई। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं
या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो, और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है, और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है, लेकिन तैयारी 100 करोड़ की भी नहीं थी। खुद को मुस्लिमों का नेता बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल से जुड़े बदलावों पर बात करने के बजाय बिल को फाड़कर अपनी संसदीय जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का स्टैंड ना तो विपक्षी दलों को समझ आया और ना ही मुस्लिम धर्म गुरुओं को। कांग्रेस ने बिल पर चर्चा के लिए अपने मुस्लिम नेताओं को आगे कर दिया, जबकि इतनी बड़ी चर्चा से राहुल दूर रहे। प्रियंका गांधी ने तो वोट तक नहीं दिया। कल ना हाउस के अंदर प्रियंका जी दिखाई दी, ना ही हाउस के अंदर उन्हीं ने आके वोटिंग की विपक्ष में, इसलिए कि जहाँ के ऊपर एक एक वोट गिना जा रहा है, जहाँ पर एक एक वोट की कीमत वाला, वो बात अलग है कि बिल गिर गया और विपक्ष ने जो था पूरी तरीके से जो था वो वोटिंग नहीं करा पाया, मगर एक एक वोट की जहाँ के ऊपर अहमियत होती है वहाँ के ऊपर प्रियंका जी का ना दिखाई देना ये बड़े अफसोस का विषय है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता था कि जेपीसी की बैठकों में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष की इस चुप्पी पर बीजेपी के मुस्लिम नेता आक्रामक नजर आ रहे हैं। पूरे देश के करोड़ों करोड़ों मुसलमान दबे कुचले पिछड़े भाई बहन हमारे जो हैं, उनका बहुत बड़ा कल्याण होगा। इससे आने वाली आमदनी से उनको फायदा होगा। कांग्रेस हो या अन्य राज दल हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य राज्यों की पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते बोर्ड में जो असीमित शक्तियां दे दी गई थीं, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए कुछ चंद धर्म गुरुओं ने अपने इन संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। जिन मुस्लिम धर्मगुरुओं को विपक्ष से बड़ी उम्मीद थी, अब उनका भरोसा भी ऐसी पार्टियों से उठ गया है। ऐसे में अब मुस्लिम संगठन बिल के खिलाफ कोर्ट का रुख करने की बात कर रहे हैं। कागज कलम गुजारिश अपील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में बिल पेश कर दिया गया है। बिल पर चर्चा जारी है। अब देखना यह होगा कि राज्यसभा में विपक्ष कुछ बड़े सवाल करती भी है या लोकसभा की तरह ही आज भी विपक्ष गोल मोल सवाल करके मुस्लिमों को बरगलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।